नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। बहुत सारे बालक पेपर देने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी करी ही नहीं, केवल फार्म भरा। लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे थे मुर्दे की तरह, बिना इस बात की परवाह किए कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मास्टर यूट्यूब पे क्या कह रहे हैं, वो अपना पढ़ने में मन लगाए रहे मेरे भाई, वो बच्चे पेपर फोड़ के भी आ रहे हैं। और ऐसे ही बच्चे समझदार होते हैं। बाकी जो टाइम खराब करने वाले आदमी मेरे भाई, वो तो है ही है। ठीक है, ऐसे लोगों से तो देश चल रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं रेलवे वाले बच्चों को, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है, हम एक ही चीज करवा सकते हैं कि भाई आपको बढ़िया बढ़िया सवाल करवा दे गणित के, है ना। यानी कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर में जाने से पहले जरूर कर लेने चाहिए, वो क्वेश्चन में एज इट इज जैसा रेलवे ग्रुप डी का पेपर आ रहा है वैसे एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहा हूं। और ये तीसरा एक्सपेक्टेड पेपर है मेरे भाई। जो ये करके चला गया, इस लेवल की तैयारी कर गया मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी का गणित उससे डर जाएगा। यानी कि 25 के 25 सवाल वो बच्चा पेपर में करके आएगा सही। ठीक है ना। आप हमारे चैनल पे जाइए सिलेक्शन वे पर, तो मैं रेलवे ग्रुप डी के मैंने बहुत सारे एग्जाम पेपर कराए। ठीक है, उसके बाद पेपर जब से होने लग रहा है, मैं एक्सपेक्टेड पेपर करा रहा हूं। ये देखो देखो 3 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके इस वीडियो को एक दिन में बच्चे। ठीक है, तो आप भी जाके देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया मैं सवाल कराता हूं मेरे दोस्त। ठीक है, और इन वीडियो के नीचे कमेंट जाके देखेंगे, सर यही तो आ रहा है, आपको कैसे पता चल जा रहा है। बेटा हमें पता है ना, हमने रेलवे को बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है। उसके एग्जामिनर के साथ भी हमारा उठना बैठना है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। करें सवाल, आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठो। आज हम रेलवे ग्रुप डी का तीसरा एक्सपेक्टेड पेपर बनाएंगे। बेहतरीन 25 सवाल जिसमें अरिथमेटिक एडवांस दोनों है। आ जाइए। एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 45% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 14% की छूट पर बेचा जाता है। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, हमें परसेंटेज पूछा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सवाल के अनुसार एक डेस्क का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 45% ज्यादा है। यानी कि 45% क्या हुआ, मार्कअप। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना परसेंट बढ़ाकर रखा जाता है वो क्या होता है, वस्तु का मार्कअप होता है। फिर आपने अंकित मूल्य पर क्या दिया, 14% का डिस्काउंट दिया। तो आपको प्रॉफिट जो होगा मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंटेज इन दोनों का सक्सेसिव होगा। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। 45 और -14 का सक्सेसिव आ जाएगा मेरे भाई, 45 - 14 माइनस 45 गुणा 14/100%। ये आंसर हो गया बच्चों, बस इतना सा है। तो ये बताइए 45 में से आप 14 घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 31। और 45 गुणा 14 कितना हुआ, 56। और 6.630 हो गया बटे 100, यानी कि 6.3। 31 में से हम लोग 6.3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहां पर 24.7% आ गया। 24.7% का आपको लाभ होगा। और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये वाला। ठीक है जी, आ जाइए। और ये सब लेटेस्ट पेपर में आए हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 21 और 75 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में सवाल आया, हालांकि चित्र तक की जरूरत नहीं है मेरे भाई, पर मैं आपको समझा देता हूं बिल्कुल बेसिक से। कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्र वृत्त समझते हैं बच्चों, भाई ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। जैसे कि ये दो सर्कल हैं, इनकी रेडियस दी है 21, छोटे वाले की, बड़े वाले की 75। अब बड़े सर्कल की एक ऐसी जीवा है मेरे भाई, मान लो ये वाली, जो छोटे सर्कल की स्पर्श रेखा भी है। तो ये बड़े सर्कल की तो जीवा है ए बी, ये छोटे सर्कल की टेंजेंट है, यानी कि छोटे सर्कल को यहां टच करे पॉइंट सी पर, इसकी लंबाई निकालनी है। अब कैसे निकालेगा मेरे भाई, देखो ये होगी छोटे सर्कल की रेडियस, और बच्चे ये होगी बड़े सर्कल की रेडियस। छोटे सर्कल की रेडियस है 21 और बड़े सर्कल की रेडियस है 75। ये आ गया ना। और ये 90 डिग्री प्यारे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्लियर है। अब यहां सेंटर से ये जीवा पर लंब डाला गया तो आधा आधा बाइसेक्ट करेगा। तो मुझे बताओ पाइथागोरस से 90 75 है, ये 90 के सामने 75 है, 21 डिग्री है, 21 है, तो ये कितना आएगा भैया, क्या आएगी वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना, ट्रिपलेट की अगर आपको नॉलेज है। ये 21 और 75 किससे कट रहा है, 3 से। 3 सत्ते 21
और 3 से 75 25 बार, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, ये 3 गुना है पर 90 डिग्री के सामने 3 गुना 25 का 3 गुना 75, 7 का 3 गुना 21, तो ये कितना आ जाएगा 24 का 3 गुना 72, ये 72 आ जाएगा। आगे बात समझ में, 72। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, यानी कि ये 72 है तो ये भी 72 आ जाएगा, 72। तो आपसे पूछा जीवा की लंबाई क्या आएगी, तो जीवा की लंबाई आनी चाहिए यहां पर 144। ऑप्शन गलत है सवाल के, 144 सेंटीमीटर सवाल का आंसर आएगा। 72 प्लस 72 144, 7 24 25 का ट्रिपलेट लग रहा है उसका 3 गुना। ठीक है भाई साहब, चलिए देखो नहीं हुआ इस बार कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पेपर नहीं जाने वाला है, तैयारी अच्छे से नहीं करी। 2025 में रेलवे की देखो इतनी सारी वैकेंसियां थी, तो 2026 में फिर लाइन से मेरे भाई 8-10 पेपर रेलवे लेने वाला है। कम से कम इनमें आप अपना जो है अपॉर्चुनिटी मत खो। 60,000 वैकेंसी आपका इंतजार कर रही हैं, आपको बस मेहनत से एक बार पढ़ के जो है पेपर देना है। तो रेलवे का फाउंडेशन बैच हम पढ़ा रहे हैं, इसकी क्लास 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, लाइव क्लास, फिर रिकॉर्डेड भी हम आपको देंगे। बिल्कुल बेसिक से रेलवे में आने वाले चारों सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, और ये बैच भी आपके पास 2 साल तक रहेगा। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से सीक्वेंस में सारे ही सब्जेक्ट, तो रेलवे फाउंडेशन बैच सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। आ जाइए सवाल नंबर 3। स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी 75.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर है ना स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए मेरे भाई जैसे एक नदी है, अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, मान लो अगर आदमी डाउनस्ट्रीम जाता है धारा की दिशा में, तो लौट के कैसा आएगा, धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम लौट के आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, और यहां पे शांत जल में नाव की चाल एक्स है, धारा की चाल यहां पे वाई है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी बच्चों एक्स प्लस वाई, 9 + 5 14। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई, 9 - 5 4। आपसे पूछा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया फिर वापस लौट गया, कुल समय कितना लगा। समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। आदमी 75.6 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाता है तो डाउनस्ट्रीम जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर वही आदमी 75.6 किलोमीटर वापस भी आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो कितना समय लगेगा टोटल, जोड़ दीजिए। 14 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई इसको, 14 पंजे 70 और 14 चौका 56, 5.4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18.9 आ जाएगा मेरे भाई, बस बात खत्म। 18 5 23 9 4 1.3, यानी कि 24.3 घंटे सवाल का आंसर है। 24.3 आवर्स का कुल समय लगेगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे आइए, 397 और 407 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। बहुत आया भाई साहब ये सेम सवाल रेलवे में। देखिए 397 और 407 इन दोनों को इंक्लूड भी करना है। इनके बीच कितने प्राइम नंबर है, देखो कौन कौन सी संख्या है। 397 के बाद 398, फिर 399, फिर उसके बाद 400 हो गया। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता दे रहा हूं। 401 हो गया, 402 हो गया, 403 भी है, 404 भी है, फिर अगला 405 है, फिर 406 है और फिर 407 है। अब आप बताओ इन सभी नंबर में कितनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझते हैं, जो एक से कटती हैं और खुद से कटती, बाकी किसी से नहीं कटती। 397, 3 7 10 और 9 19, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा मेरे भाई, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 401 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 2 से कट जाएगा। ये हो सकता है 404 नहीं हो सकता प्राइम, ये नहीं हो सकता, 5 से कट जाएगा है भाई, ये भी 2 से कट जाएगा। ये 4 7 11 11 से कट जाएगा, ये भी नहीं है। यानी कि यहां पर ये 1 2 3 प्राइम नंबर हो सकते हैं। क्या 397 प्राइम नंबर है, आप खुद बताइए। 397 के नजदीक आप ये देखो किस कौन से प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है, 19 का स्क्वायर भैया। 19 का स्क्वायर 361 का, ये नंबर 19 से कटता है नहीं।
19 से छोटा क्या 17 से कट रहा है? 17 दूनी 34, 5 7 नहीं। फिर 17 से छोटा प्राइम नंबर क्या 13 से कट रहा है? नहीं। 11 से कट रहा है? नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये क्या हो गया, ये जो है एक प्राइम नंबर है, नए 7 से कट रहा है, तो ये एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 401, 401 के नजदीक क्या आता है बेटा? 19 है भाई। क्या ये नंबर 19 से कट रहा है? नहीं। 401 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है? 19 का। 19 के बाद 19 से फिर छोटा 17, 17 से भी नहीं कट रहा मेरे भाई। क्या ये मेरे प्यारे दोस्तों फिर 17 से छोटा देखिए 13 से, इससे भी नहीं कट रहा। 11 से भी नहीं कट रहा। 7 से भी नहीं कट रहा। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये भी प्राइम नंबर है 401। 403, 403 किससे कट रहा है ये बताइए? 403 के नजदीक 19 का स्क्वायर, 19 एक प्राइम नंबर है ना, उसका स्क्वायर 361 होता है। फिर ये 17 से नहीं, 17 से भी नहीं कट रहा। 13 से, 13 39, 13 कम 13, नंबर 13 से कट गया। यानी कि 397 और 401 के दो प्राइम नंबर हैं, तो इस सवाल का आंसर है डी। तो ये प्राइम नंबर को पहचानने का एक तरीका है कि भैया जो भी नंबर दिया हो आप देखो उसके नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, उससे डिवाइड करके देखो, उससे छोटे से डिवाइड करके देखो। कट गया तो ठीक है, नहीं कट गया तो प्राइम नंबर बन जाएगा। चलिए, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवाल का सिंपल लॉजिक है, आप किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे वस्तु पे लाभ भी उतना ही बढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अगर जैसे मैं पेन 5 रुपए की बजाय 7 रुपए का बेचूं तो मैंने सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दे तो मैं कस्टमर से भी 2 रुपए ज्यादा लूंगा, तो मेरा लाभ भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। यही लॉजिक लगाना है कि आपने विक्रय मूल्य क्या कर दिया, प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना। आपने सेलिंग प्राइस एसपी था 3 गुना, 3 एसपी कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया? 2 एसपी। बात समझे? तो लाभ क्या हो गया? 10 गुना हो गया। यानी कि अगर पहले प्रॉफिट पी था तो अब 10 पी हो गया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 9 पी बढ़ गया। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 9 पी। यानी कि वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 9/2 ये आ गया। तो आपसे पूछा प्रारंभिक लाभ प्रतिशत। भाई आप किसी सामान को 9 रुपए में बेचते हो और आपको प्रॉफिट कितना होता है? 2 रुपए का, तो उस वस्तु का सीपी कितना होगा? 9 रुपए में पेन बेचा, 2 रुपए का फायदा हो तो क्रय मूल्य होगा 7 रुपए। 7 पे 2 का फायदा होगा तभी तो 9 में बिकेगा। तो यानी कि प्रॉफिट आ गया 2/7। 1/7 14.28%, 2/7 आएगा लगभग 28.57%। पहला ऑप्शन। यही सवाल आने बेटा। चलिए, एक बिस्तर को 8,845 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1987 रुपए में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य वस्तु का क्या होना चाहिए? यह सवाल है। देखो मेरे भाई, अगर आपको ये सवाल बनाना है तो सबसे पहले आपको वस्तु का लागत मूल्य निकालना पड़ेगा। उसी के लिए पहली लाइन दी है कि भाई जब आप एक बिस्तर को 8,845 रुपए में बेचते हो तो क्या होता है? आपको लाभ होता है। और ये लाभ जो है जब इसी बिस्तर को 1987 रुपए में बेचते हो 1987 में, तो आपको क्या होता है बच्चों? लॉस होता है। तो लॉस से 25% ज्यादा है। 25% यानी कि 1/4। तो मैं कह सकता हूं कि वस्तु को 1987 में बेचने पर अगर आपको 4 यूनिट का लॉस होता है, अगर इस बिस्तर को 1987 में बेचने पर आपको 4 यूनिट का लॉस है, तो 4 से 25%, 4 से 25% यानी कि एक ज्यादा है। 8,845 में बेचने पर उसी बिस्तर को 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है मेरे भाई। ये लॉजिक लगेगा। तो यहां पर डिफरेंस कितना है भाई? ये सीपी से 5 ज्यादा है, ये सीपी पे 5 यूनिट का प्रॉफिट है, 4 यूनिट का लॉस है। डिफरेंस कितना है? +5 और -4 का 9 यूनिट का। कितना डिफरेंस है? 9 यूनिट का। जबकि रुपए में कितना डिफरेंस है? देखिए 8,845 में से 1987 घटाएंगे तो बताओ मेरे भाई, 8,845 में से आप सीधे 2,000 घटा लो, 6,845, और उसमें आप जोड़ दीजिए कितना? 13 जोड़ दी तो 6,858 आ गया 9 यूनिट की वैल्यू। ठीक है जी। हाँ, तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 6858। बताओ कितने गुना? 9 सत्ते 63,
63 के बाद 5 9 छिक्का 54 9 दूनी 18 762 गुना। तो अगर 9 यूनिट की वैल्यू 762 गुना तो कहीं से सॉल्व कर लो, चाहे यहां से चाहे यहां से। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी भाई 762 का 5 गुना। 762 का 5 गुना कितना आएगा मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 762 आ गई, 5 की वैल्यू क्या आएगी 700 का 5 गुना 3500, 62 का 5 गुना मेरे भाई 310, 3500 और 310 यानी कि 3810। तो मैं कह सकता हूं सामान को 8,845 रुपए में जब आप बेचते हो तो आपको 3810 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 8,845 में से 3810 घटाइए, यानी कि ये आ जाएगा मेरे प्यार भाई आपका 5,035 रुपए। तो वस्तु का यानी कि बिस्तर का क्रय मूल्य 5,035 रुपए आ गया। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता, पूछा है अगर 20% लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। भाई बिस्तर का लागत मूल्य आ गया 5,035 रुपए, से 20% लाभ कमाना है, 20% यानी कि 1/5। तो 5,035 का 1/5 करो, 1/5 यानी कि 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1,007। ये आगे ये जोड़ दीजिए, है ना, लागत मूल्य में प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 6,042 रुपए। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया, ये आ गया। यही आपको पेपर में करना है। आप ये भी देख सकते हैं कि लागत मूल्य पे 20% आप लाभ कमाओगे तो लागत मूल्य के 120% में बेचोगे। 120 में आता है 3, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। ये आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। आगे चलेंगे, ये बताइए एक त्रिभुज की भुजाएं 72, 97 और 65 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बहुत खतरनाक भुजाएं, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वो बच्चे बेसिक से हीरोज फॉर्मूला लगा के बहुत समय बर्बाद कर लेंगे। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 65, 72, 97 है तो समकोण त्रिभुज होता है, ये ट्रिपलेट है। बच्चों ने छोटे छोटे तो याद कर रखे हैं, बड़े बड़े ट्रिपलेट पेपर में आते हैं तो सवाल वो कर नहीं पाते। जहां 97 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होगी हाइपोटेन्यूस कर्ण, 72 और 65 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होंगी, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर बेस उनकी गुणा 1/2, 72 गुणा 65, ये आ जाएगा मेरे भाई। 2 से आपका 72 कट जाएगा 36 बार, 36 गुणा 65। ठीक है, एंड में भैया 6 पंजे 30 जीरो आएगा, ये आंसर है। आगे चलते हैं। इन प्रेक्षणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो आपको बहुत सारे डेटा दे रखे हैं, इनका आपको मोड बताना है। मोड समझते हैं, इसी डेटा में ये बहुत सारे यहां पे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहां पे देखते हैं 28, 28 कितनी बार आया मेरे भाई, पहला ऑप्शन 28 है ना, एक ही बार आया है, नहीं ये तो नहीं है भैया। उसके बाद 32 एक बार आया है, ये 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 32 ही सबसे ज्यादा आया है भैया। 35 देखो, 35 भी एक बार दिख रहा है। 27 देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 27 3 बार ही दिख रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा यहां पे 5 बार 32 आया है, तो यही बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर 2। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है तो साइन की पावर 120 थीटा प्लस कोसेक की पावर 120 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चे कहेंगे सर इतना आसान सवाल क्यों करवा रहे हो, ये थोड़ा ना पेपर में आएगा। भाई साहब आया हुआ है, आएगा नहीं, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, तभी तो मैं करवा रहा हूं। देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा का मतलब 1/sin थीटा, तो साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर 2। ये कब पॉसिबल है, सब बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि भैया अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, यानी कि यहां से साइन थीटा का मान जो आएगा वो 1 आएगा। 1 प्लस 1 बराबर 2, साइन थीटा 1 है तो उसका उल्टा कोसेक थीटा भी 1 होगा। अब 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही रहेगा। साइन थीटा 1, 1 की पावर 120 1, कोसेक थीटा 1, 1 की पावर 120 1, 1 प्लस 1 2 ही सवाल का आंसर हो। छोटे छोटे सवाल है भाई ये, तो आगे चलेंगे। सवाल नंबर 11, 22 फरवरी 2024 को जमा की गई और 23 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4,000 की राशि पर 6.75% ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको आता भी है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है,
भाई सिंपल इंटरेस्ट का तो कंसेप्ट ही है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। साधारण ब्याज पूछा जाइए, लगा दीजिए। अब आपने यहां पे कितना पैसा जमा किया, 4,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है प्यारे भाई, 6.75%। अबे 6.75% का मतलब क्या हुआ, 6 प्लस 0.75 यानी कि 3/4। बोलो 0.25 1/4, 0.75 3/4, तो 4 6 24 और 3 27/4% आ गया। 27/4% इंटू टाइम। आपको यहां से क्या निकालना है प्यारे बच्चों, केवल टाइम निकालना है। ठीक है, बताइए। ये बहुत यूनिक सवाल है और बहुत ज्यादा पेपर में आता। 22 फरवरी 2024 को आपने पैसा जमा करा, निकाला है 23 अप्रैल 2024 तक को। तो कितना समय होता है, देखो ये साल 2024 है। 2024 4 से कटता है, लीप ईयर है। नॉर्मली एक साल में 365 दिन होते हैं, पर जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, कि फरवरी 29 दिन की होती है। तो यहां जो फरवरी का महीना होगा 29 दिन का होगा। अब हम 22 फरवरी की सुबह से लेके 23 अप्रैल की सुबह तक, सुबह को 23 अप्रैल को बैंक खुला, पैसा निकाले जाके, 23 अप्रैल की सुबह तक की लेंगे। तो फरवरी में होते मेरे प्यार में 29 दिन। हमें शुरू के 21 दिन नहीं लेने, तो यानी कि कितने दिन बचे फरवरी में, 8 दिन। फिर उसके बाद मार्च तो 31 दिन का आएगा। फिर उसके बाद 23 अप्रैल की सुबह तक, यानी कि 22 अप्रैल तक आपको लेना 22 दिन। तो 22 8 30 और 31 से आएगा 61 दिन। तो ये 61 दिन का आपको ब्याज निकालना है। तो लीप ईयर है, एक साल में कितने दिन होंगे 2024 में, 366 दिन। तो 366 दिन में से आपको 61 डेज का ब्याज निकालना है, यानी कि कितना, 1/6 साल नहीं हो गया, 6 बार कट गई। तो यहां पे जो टाइम है वो 1/6 साल है। ठीक है बच्चों, इसी पे ये ज्यादातर सवाल जो है एग्जामिनर सेट कर रहा है। तो टाइम की वैल्यू 1/6, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 4 2 40, 270/6 कितना आ गया, 45 रुपए। ये करेक्ट है। हालांकि शकल देख के पता लग रहा है यहां 27 की 9 आता है 27 में, तो 9 का मल्टीपल आंसर बनना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन था। ये पहली पता लग रहा है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 12। सोचो, जल्दी सोचो भाई। एक सोफे का अंकित मूल्य 578 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है। अगर लाभ प्रतिशत 10% है तो छूट ज्ञात कीजिए। देखो जब कहानी केवल परसेंटेज की चल रही है तो 100 रुपए की क्या जरूरत है, तो ऐसी बेसिक से हो जाएगा। एक सोफे का अंकित मूल्य जो है 578 रुपए दिया है, और ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 34% ज्यादा है। मान लो भैया जैसे वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 34%। तो 100 से 34% ज्यादा कितना होता है, 134। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य 134 है, मैंने सीपी 100 मान लिया। अब आपने क्या दिया होगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट देने के बाद जब आपने वस्तु को बेचा तो आपको 10% लाभ हो। लाभ किस पे होता है, लागत मूल्य। भाई लागत मूल्य मैंने 100 माना है, अगर आपको 100 पे 10% का लाभ हुआ है तो बिका कितने में सामान, 110 में। पूछा छूट कितने परसेंट की दे डाली, भाई 134 रुपए के एमआरपी का सामान बच्चों आपने 110 में बेचा। यही हुआ है, यही हुआ ना प्यारे भाई। 134 के एमआरपी का सामान 110 में बेचा, तो आपने 24 रुपए की छूट दी है। कितने के एमआरपी पर, 134 पर। और परसेंटेज में कितना हो गया जी, इंटू 100%। ये आ गया जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 1200/67% का आपने डिस्काउंट दिया है मोटा मोटा। ये आपका छूट आ गया। बताइए कितना है, 67 एक कम 67, तो बचा कितना मेरे भाई, 53 ना, 530। फिर कितनी बार चला जाएगा, 67 अट्ठे 480 और 56, 480 और 56 नहीं, तो ज्यादा हो गया, यानी कि 7 बार ही जाएगा भाई। ये 7 बार ही जाएगा, यानी कि 17 पॉइंट समथिंग आएगा डिस्काउंट। तो कौन सा ऑप्शन रहा भैया, दूसरा। ये ठीक है, आपको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस 2 डिजिट तक आपने डिवाइड कर लिया, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है। 13वां सवाल, एबीसी का एवरेज वजन 45 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन 37 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 47 किलोग्राम है, तो बी का वजन कितना है।
भाई ये सवाल एवरेज का बहुत ज्यादा फेमस है रेलवे के एग्जाम में, और इसकी एक स्पेशल छोटी सी प्यारी सी ट्रिक होती है जिससे तुरंत निपट जाता है। देखो 3 लोग हैं ए बी सी, उनका एवरेज वजन दिया है, ए और बी का एवरेज वजन दिया है, बी और सी का एवरेज वजन दिया है, और बी का ही पूछा है। देखो बी दोनों में भटक रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, बी तो कॉमन है, यही सवाल की पहचान है। तो आप मुझे बताइए 2 लोग हैं ए और बी, उनका एवरेज वजन 37 किलो है, तो टोटल वजन क्या आएगा? अगर 2 लोगों का एवरेज 37 है तो दोनों का टोटल वजन क्या आएगा? 2 से गुणा 74 किलो। ऐसे ही बी और सी 2 लोग हैं, उनका एवरेज वजन 47 है, तो टोटल वजन कितना आएगा? 47 दूनी 94 किलो। अब यहां पर 3 लोग हैं मेरे भाई, ए बी और सी, उन तीनों का एवरेज वजन 45 किलो, 3 लोगों का एवरेज 45 किलो है, तो 3 का टोटल वजन क्या आएगा? 3 से गुणा कर देंगे। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बी का वेट कितना है। तो बी का वेट कैसे आएगा प्यारे दोस्त? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ये घटा दूं, आ जाएगा। यही तो लॉजिक है कि जब मैं जोड़ूंगा तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, क्या बचेगा? एक बी तो बचेगा, कि बी एक्स्ट्रा है। सवाल सिंपली सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां आपको ये लॉजिक लगाना है मेरे भाई, ठीक है जी। अब बताओ यहां पे 74 और 94, तो कितना आ जाएगा? 74 और 94 आ जाएगा भैया आपका 168 माइनस 135, तो कितना आ जाएगा भैया? 33 किलो। 33 kg सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। आगे चलते, 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए और अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक सही दीजिए। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करो। देखो व्यास 22 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि सवाल का आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा भैया। तो ये जो ऑप्शन है ना, आप यहां पे यूनिट डिजिट या डिजिटल सम जैसे बेकार तरीके ना लगाएं, आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। देखिए एक गोले का आयतन आपको निकालना है, उसका व्यास है 22 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या क्या आएगी भैया? 22 का आधा यानी कि 11 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि किसी भी गोले की रेडियस आपको पता है तो उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे सवाल में बोला गया है कि भैया पाई की वैल्यू चुपचाप 22/7 लो, इससे ज्यादा मत ले लेना। 22/7 इंटू कैपिटल आर यहां पे 11 है, तो 11 का क्यूब कटना तो है नहीं, 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। ये कैलकुलेशन आपको करनी है मेरे भाई। अब आप बताइए क्या आएगा। देखो अक्सर ऐसे सवालों में दिमाग लगाया जाता है। ये क्या है? 22 चौका 88, और ये क्या है? 3 सत्ते 21, ये ना बात। तो अगर मैं 88 को 21 से भाग दे दूं, आप 21 से चाहे इसको भाग दो, पर ये भाग देना आसान लग रहा है। 88 को अगर 21 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 21 चौक 84, 4 + 4/21 हो जाएगा ना बंधु। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और गुणा 1331। यस और नो? यही तरीका है। आप ऐसे मत सोचना कि भैया हम पहले इसकी गुणा कर लेते हैं फिर 21 से भाग कर लेंगे, बहुत लंबा बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेटिव हो जाएगा प्यारे भाई। ये तो सब पेपर के पूछे सवाल है। 1331 की 4 में गुणा कर दो, पहले 1300 का 4 गुना करो 5200, फिर 31 का 4 गुना करो 124, 5200 और 124 यानी कि 5324। 5324 आ गया, 5324, ठीक है। अब यहां देखो 13 से 31 का 4 गुना, ये 5324 ही आएगा, और इसको भाग देना है 21 से। ये भाग देना बहुत आसान है मेरे भाई, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप देखो 21 दूनी 42, 42 के बाद क्या बचा? 11 है ना, 112 हो गया, 21 पंजे 105, क्या बचा? 7 4, 21 दिया 63, तो 253 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 5324 में जोड़ूंगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? 557 5 2 7 4 4 3 7 5577 आएगा। 5577 के करीब है। देखो बेटा यहां पर पहला ऑप्शन ये करेक्ट है, यानी कि जो कैलकुलेशन आपको देखने में या करने में टफ लगती है, जरूरी नहीं कि वो टफ हो, आपके सीखने की कमी है। ठीक है जी, मजा आया बंधु? आगे चलते हैं। मजा आ रहा भाई? अगर आपको ऐसे क्वालिटी सवाल मेरे साथ सीख के कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, पेपर में फायदा होता है, ठीक है जी, और आप चाहते हो कि भाई आपकी मेहनत को मैं हल्का करता रहूं, अलग अलग एग्जाम के बढ़िया बढ़िया सवाल रिसर्च करके आपको करवाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करना दोस्त।
एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया। यानी कि ये x% क्या हो गया, मार्कअप। हम क्रय मूल्य से वस्तु का अंकित मूल्य जितना अधिक रखते हैं वही जो है मार्कअप कहलाता है। तो आपने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से x% अधिक रखा है, फिर 10% का डिस्काउंट दिया है आपने और लाभ हुआ 71% का। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल बहुत सरल है। क्यों? अगर किसी सवाल में छूट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो वहां सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो आएगा बच्चों 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। याद रखिए, अब आपने डिस्काउंट दिया 10%, तो 100 माइनस 10 90, लाभ हुआ 71%। 100 प्लस 71 171, किससे कट जाएगा? 19 में 171 होता है ना, तो ये जो है 9 से कट जाएगा, 10:19। क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया गया, यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 है तो अंकित मूल्य 19 है ना। कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मार्क प्राइस 19 है, यानी कि मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, 9/10 यानी कि 90%। 1/10 10%, 9/10 90%। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 16, बताइए, करो। माना x सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35 और 42 से डिवाइड करने पर शेषफल 10, 14, 29 और 36 बचते हैं। ठीक है, x 13 से डिविजिबल है, तो x का मान किसके बीच में है? ये सवाल है मेरे भाई, बताइए कौन करेगा ये सवाल। x वह सबसे छोटी संख्या है दुनिया की जिसे 16 से भाग करो, 20 से भाग करो, 35 से भाग करो, 42 से भाग करो, तो शेषफल आएगा भैया 10, 14, 29 और 36। x 13 से कटता है, x का मान किसके बीच में है? अगर आप यहां पे ध्यान से देखें ना मेरे भाई, तो ये सवाल ना बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है अगर मैं ऑप्शन की हेल्प लूं तो। थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है, अगर आप दिमाग लगाने के लिए तैयार हैं तो खटाक से होगा, खटाक से। ठीक है ना, आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप सिंपली ये चेक कर लो कि भैया संख्या x 13 से कटने वाली होनी चाहिए। क्या इन दोनों के बीच में 13 से कटने वाला कोई नंबर आ रहा है? कि इन दोनों के बीच में आ रहा है? कि इन दोनों के बीच में आ रहा है? कि इन दोनों के बीच में आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है, वरना नहीं आ रहा है तो ऑप्शन हट गया। तो ये ऑप्शन वाला तरीका हो गया जो टेम्पररी है, आपको मेथड पहले आना चाहिए। भाई आप बताइए, 16 से भाग करने पर 10 शेषफल बचना चाहिए, डिफरेंस 6, 20 14 का डिफरेंस 6, 35 29 का डिफरेंस 6, 42 से भाग करने पर 36 शेषफल बच रहा है, डिफरेंस 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? सबसे पहले आप लो इनका एलसीएम, 16, 20, 35 और 42 का एलसीएम। ठीक है जी, एक बात बताइए, 16 ये 20 और 35 का तो 140 आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते, 16 20 का एलसीएम तो 80 आ जाएगा, लेकिन 35 में क्या आता है आपका? 7 आता है, तो 7 से भी गुणा होगी। उसके बाद है आपका 42, 42 में तो भैया 3 भी आता है ना, 42 का मतलब 7 6 42, मेरे पास 7 भी आ गया, 2 भी आ गया, 80 में 3 नहीं आ पाया, तो 3 से गुणा और होगी, यानी कि एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 7 21 80 गुणा 21 1680 ये आ जाएगा एलसीएम। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? 16 20 35 42 से डिवाइड करना है, इनका एलसीएम 1680 मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है भैया? 16 10 के बीच में 6 का अंतर है, 20 14 में 6 का अंतर है, 35 से भाग करने पर शेषफल 29 बचेगा, डिफरेंस से में 35 29 का यहां भी 6। ये x की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी मेरे भाई, जो भी x का मान आएगा इसी रूप का होना चाहिए। अब प्यारे भाई आप ये भी देख लो कि लेकिन सवाल के ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये तो भैया 3300 के करीब है। वो कब आएगा? k इज एनी नेचुरल नंबर, k का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि मैं k की वैल्यू क्या रखूं कि ऑप्शन के हिसाब से आंसर 3300 के करीब बने। एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है, k का मान दो,
एक ही चीज पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से x के लिए 3300 के करीब है, ये x की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या रखना पड़ेगी k की जगह 2, तभी तो 1680 का दुगुना, 1680 का दुगुना 3200 और 160, 3360, 3360 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3354। ये x की वैल्यू आ गई, और चाहे चेक करके देख लो 13 से भी कटेगा, 13 दूनी 26, 26 के बाद कितना बचेगा मेरे भाई 9 5, 13 दूनी 26 है ना, नहीं 7 बचेगा, 7 5 13 पंजे 65 और 10 13 104, तो संख्या 3354 है, जो किसके बीच में 3350 3360 के बीच में। गजब सवाल। x बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा बटे 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो x प्लस 1 बटे x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, देखो ये सवाल फटफट वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, आप यहां पे थीटा की कोई वैल्यू रख लो, लेकिन यहां जब भैया सीधे सीधे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं तो मैं क्यों बेवजह की बुद्धि चलाऊंगा। देखो सबसे पहले तो ऊपर से नीचे से 2 काटो कॉमन लेके, इस 2 का खेल खत्म करो आप पहले ऊपर नीचे से, तो आप मुझे बताइए क्या बचा। ये आ गया जी बहुत सिंपल, x बराबर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है मेरे भाई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि x की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। ये तो सिंपल सी वैल्यू मुझे याद है, लेकिन सवाल में क्या पूछा, ये x की वैल्यू कितने बच्चों टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे एक्स क्या आएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर है, ये टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर है बच्चों, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे, भाई साहब फॉर्मूला है, रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे साइन इंटू कॉस, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन इंटू कॉस, या फिर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है सेक इंटू कॉसेक, सेक इंटू कॉसेक थीटा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वही तो दे रखा है सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, ये तीनों बराबर होते हैं, याद होना चाहिए मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 18 करो। पाइप है किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, बी 22 घंटे में और सी 14 घंटे में भर सकता है। अच्छा, सभी एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्त, ऐसे सवाल ना अक्सर अंदाजे से ही हो जाते हैं, अक्सर अंदाजे से ही हो जाते हैं ऐसे सवाल। यहां पे जैसे इस सवाल के ऑप्शन देखो, 2 घंटा, 9 घंटा, 5 घंटा, 14 घंटा, ये ऑप्शन है इतने दूर दूर। एक तो तरीका आप जानते हो कि भाई आप इनका एलसीएम लो, कैपेसिटी आ जाएगी, फिर एफिशिएंसी निकालो, फिर सवाल सॉल्व करो, पूरी दुनिया जानती है। पर रेलवे में ऐसे ऊट पटांग दुनिया भर के सवाल आ रखे, इनके ऑप्शन भी ऊट पटांग है जिनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप मान लो भाई यहां पे 3 पाइप है, ए जो है कितने समय भर सकता है 20 घंटे में, बी कितने टाइम में भर सके 22 घंटे में, और सी कितने टाइम में भर सके मेरे प्यार भी 14 घंटे में। कितने टाइम में भरे 14 घंटे है, सॉरी 20 22 और 14 घंटे। पूछा सभी मिलकर कितने टाइम में भरेंगे, यही सवाल है। आप बताओ अगर अकेला सी 14 घंटे में भर दे रहा है तो तीनों पाइप तो मिलकर 14 घंटे से कम समय में भरेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता। मान लो ए 20 घंटे में भर रहा है, बी 22 घंटे में, यानी कि दोनों लगभग 20-20 घंटे ले रहे हैं ए और बी, तो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे ए और बी, लगभग 10 घंटे आधा। एक पाइप मिलकर मेरे प्यारे भी भर रहा है 20 घंटे में, दूसरा भी 20 घंटे, दोनों मिलकर आधा टाइम लेंगे 10 घंटे। अगर ए और बी 10 घंटे में भर रहे हैं, सी 14 घंटे भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे भाई, इनका आधा है भाई, 10 और 14 का आधा लगभग लगभग मेरे प्यार भी कितना आ जाएगा, यहां बताइए। देखो भाई ए जो है 10 घंटे में भर रहा है और ये 14 घंटे, यानी कि लगभग दोनों 12-12 घंटे ले रहे हैं। अगर दोनों को देखें तो 12-12 घंटे ले रहे हैं, तो मिलकर कितने टाइम में भर लेंगे 6 घंटे में, यानी कि आंसर 5-6 के करीब आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, केवल यही एक ऑप्शन हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, गारंटी मेरी है। अगर एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, दूसरा 20 दिन में करता है, दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों 10 दिन में करेंगे,
इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लो मेरे प्यारे भाई, और हवा में ऐसे सवालों को उड़ा दो। ये दोनों पाइप मिलकर लगभग 10 घंटे ले रहे हैं, 14 घंटे, यानी कि दोनों 12-12 घंटे ले रहे हैं ये। तो दोनों मिलकर कितना लेंगे? आधा लगभग 6 के करीब आएगा। एक ही ऑप्शन हुआ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16 साल में 3 गुना हो जाते, कितने साल में? 243 गुना हो जाएगी। फिर से लल्लू लाल सवाल कंपाउंड टेस्ट का, भाई कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, कितने साल में? 16 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा लगाओ, 16 साल में 3 गुना हो जाएगा। पूछा 243 गुना होने में कितना समय लगेंगे? भाई 243 क्या होता है? 3 की पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 की पावर 5। 3 गुना होने में, यानी कि 3 की पावर 1 होने में 16 साल लगे, तो ये 3 की पावर 5 यानी कि पावर 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो पावर 5 गुना होने में 16 का 5 गुना 80 साल का टाइम लगेगा जी। ये आंसर हुआ जी। आगे चलते, अगला करो। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,180 रुपए अंकित करता है। 31% की छूट के बाद भी क्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता चुका हूं, दुनिया के किसी भी सवाल में अगर छूट प्रतिशत दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, तो वहां फॉर्मूला लग जाता है CP/MP बराबर 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। और C पर यह सवाल है मेरे भाई, लगा दीजिए, है ना। और इस कॉन्सेप्ट पे एक शिफ्ट में 2-2 3-3 सवाल भी आ सकते हैं। CP/MP बराबर 100 माइनस डी, आपने डिस्काउंट कितना दिया? 31%। 100 माइनस 31 69। प्रॉफिट कितना हुआ? 5%। 100 प्लस 5 105। अरे कट तो नहीं रहा किसी से, कोई दिक्कत नहीं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,180 रुपए अंकित करता है, यानी कि क्या? मार्क प्राइस। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 105 यूनिट की वैल्यू है 5,180 रुपए। आपसे क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य की वैल्यू पूछिए। तो आप बताओ कितने गुना भैया? 105 पंजे तो 525 हो जाएगा ना, है भाई। तो 105 चौका हुआ जी 420। 420 के बाद 80 और 18 कितना आ जाएगा जी? 980, 980। ठीक है, यही है क्या? 21 पंजे नहीं, ये 3 से कट रहा है ना भाई, काट लेना चाहिए पहले हमें, तभी सवाल इजीली होगा। ये भाई ये 3 से तो कट रहा है। 69 3 से कट रहा है 23 बार, और 105 3 से कट रहा है 35 बार। ये CP से MP का रेशियो आ गया, आगे नहीं कटेगा। अब यहां पे वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 5,180 रुपए, और आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है मेरे भाई। देखो निकल जाएगा। 35 की वैल्यू 5,180 रुपए, देखो 35 एकम 35, बचा कितना मेरे प्यारे भाई? फिर यहां पे 16 168 हो गया। फिर 35 चौका 140, बचा कितना मेरे प्यारे भाई? 28,280। तो 35 28,280 होता है, ये हो गया। तो 23 की वैल्यू भी यहां पर 148 गुना होगी, क्रय मूल्य ये आ जाएगा। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24 है ना, यानी कि एंड में 4 आएगा, तो तीसरा ऑप्शन है। ओके, आगे चलते। शीर्ष ABC वाले एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए जाएं और आपसे पूछा जाए बताओ इसका केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, तो केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एवरेज ले लो। जैसे सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो भाई यहां पे ABC का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 7 10। इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो। 1 7 8 10 18, 18 बटा 3 6। फिर यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या आएंगे मेरे भाई? 4 8 12 12 24, 24 बटे 3 8, यानी कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटे 6,8। ये आंसर है। आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए। 13 20 और 4% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। अगला सब लोग कॉपी में लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आता ही आता है। बहुत कैलकुलेटिव सवाल बनाने लगा है रेलवे में, मतलब रेलवे में एग्जामिनर, जो इससे पहले कभी नहीं आए। आप इस सवालों को यूनिट डिजिट डिजिटल सम से नहीं बना सकते हो कि ये जो ऑप्शन है अप्रोक्स वैल्यू, 2 दशमलव स्थान तक, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और ये देखो काफी नजदीक है ना, ये दोनों ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, यानी कि आप ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा
अप्रोक्सीमेशन आप लगा लोगे, आपको बिल्कुल जो है अप्रोक्स कैलकुलेशन यहां पे करनी है बहुत नजदीक की, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 33, 20 और 4 का लगातार 3 छूट दी गई, इनकी सिंगल छूट कैसे निकालेंगे? पहले तीनों को जोड़ो, 13, 20, 33, 33 और 4 37, फिर माइनस 2 की गुणा करो, 13 गुणा 20 260, 20 चौक 80, 260 और 80 कितना हो गया बच्चों? 340 है ना? हाँ, 340 हो गया, और 13 चौका 52, 340 में हम लोग 52 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 392, 392 बटे 100 करेंगे 3.92। पहले आप तीनों को जोड़ो, फिर 2 की गुणा करके 100 से भाग कर दो। मुझे लगता है यहां तक तो सब बच्चे समझ गए हैं, ठीक है ना? 260 और आपका 80, 340 हो गया भैया, और फिर आपका 52, 392। फिर तीनों की गुणा करो प्लस तीनों की गुणा, है ना? 20 चौक 80, 13 गुणा 80 कितना आ जाएगा? 13 अट्ठे 104 होता ना, 1040 बटे 10,000। 1040 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.1040। ये बताइए, अब 37 में से अगर 3.92 घटाइए, आप ये देखो, 37 में से अगर आप 4 भी घटाओगे तो कितना बचेगा? 33.08, और इसमें 0.1040 जोड़ेंगे तो 33.184% आएगा, 33.184% के करीब। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हुआ जी? तीसरा ऑप्शन हो गया। एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन आप समझते हैं, क्यूब एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई हाइट तीनों बराबर है। अगर किसी घन की भुजा ए है तो उसका डायगोनल क्या होता है? घन की भुजा ए है तो उसका विकर्ण होता है √3a। इसकी वैल्यू सवाल में 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यानी कि घन की साइड क्या आ गई? √3 से 24 को डिवाइड करेंगे, 24 है भाई, 24 बटे √3 आ जाएगा ना, तो 8 तिया 24 होता है, यानी कि 8√3। तो घन की साइड आ गई 8√3। पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 6a²। 6a² कंसेप्ट है, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है? 8√3। 8√3 का स्क्वायर क्या आएगा? 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3, 64 से 192 हो गया ना? ये बताओ तो कितना? 192 छिक्का, ये तो हो जाएगा, तो 1200 से 48 कम ना, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर आपके सामने 24 बनाइए। अगला, यदि एक पिता की उम्र में उसकी पुत्र की उम्र का 2 गुना जोड़ा जाता है तो 42 साल आता है। अगर पिता की एज का 2.2 गुना उसके पुत्र की एज में जोड़ा जाए तो योग 89 वर्ष होता है। पिता की एज ज्ञात कीजिए। ये सवाल है मेरे भाई। प्रॉब्लम इन एजिस के क्वेश्चन सोल्व करने वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में, सबको पता है। मान लो भाई, जैसे फादर की एज है एफ और उनके सन की एज है एस, यही है। सवाल में बोला गया कि जब फादर की एज में उनके सन की एज का 2 गुना जोड़ा जाता है तो जोड़ के आता है 42 साल, 42 ईयर्स। ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन ये है कि जब फादर की एज का 2.2 गुना, फादर की एज है एफ, फादर की एज का 2.2 गुना आएगा 2.2 एफ, उसके सन की एज यानी कि एस में जोड़ा जाता है तो जोड़ के कितना आता है? 89 ईयर्स, 89 ईयर्स। सवाल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा फादर की एज, फादर की एज आपसे पूछी है। देखो, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, फादर की एज पूछे, सन की नहीं पूछी, यानी कि मेरे भाई सन गायब कर दो, यहां 2s से यहां s से, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को दूसरी वाले को 2 से गुणा कर लेता हूं। 2 से गुणा करके मेरे भाई सिंपली घटा दो, मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, ये क्या आ गया? 2.2 का दुगुना 4f, 2.2 का दुगुना 4.4 है, 4.4 है और f का डिफरेंस 3.4f। भाई थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, 2 गुणा 2.2 4.2f और ये f, इनका डिफरेंस 3.4f। ये 2s और ऊपर का 2s, दोनों इक्वेशन में 2s कट जाएगा, बराबर क्या आएगा? 89 का दुगुना, 89 का दुगुना कितना आ जाएगा मेरे भाई? 178। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, और ये 42, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 178 और 42 का डिफरेंस 136, ये 136 हो गया।
दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो फादर की एज कितना है, 34 चौका 136 यानी कि 40 बार चला जाएगा। तो पिताजी हैं 40 साल के, आंसर है मेरे भाई। तो ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करने से कभी घबराना मत। आज के टेस्ट का आखिरी सवाल करेंगे हम, सवाल नंबर 25। 5 की पावर -23 गुणा 16 की पावर -23 गुणा 21 की पावर -23 का मान ज्ञात कीजिए। बताओ सोनू क्या आएगा? आया है भाई, आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आया है, करना पड़ेगा। यहां देखो ऑप्शन में पावर 23 है ना हर जगह। ये 5 की पावर -23, 16 की पावर -23, 21 की पावर -23। सबसे पहली कमजोरी, हर एक संख्या की पावर सेम है -23, यानी कि क्या गया 5 गुणा 16 गुणा 21 की पावर होल पावर -23। ठीक है भैया। अब 16 पंजे 80, 80 गुणा 21 कितना आ गया, 21 अट्ठे 168 यानी कि 1680। तो 1680 की पावर क्या आ गया, -23। और इसका मतलब क्या हो गया, 1/1680 की पावर 23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सबको पता है कि किसी भी संख्या की अगर पावर -n करेंगे तो ये ए का इनवर्स है, इसका मतलब हो गया ए की 1/a की पावर। ठीक है, चलो इसी के साथ इस समस्या का अंत हुआ मेरे भाई, और हमारा रेलवे ग्रुप डी का एक और टेस्ट खत्म होता है। ये उसी लेवल का है मेरे भाई जिस लेवल का पेपर आ रहा है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने 25 में से कितने सवाल ठीक कर लिए। ये ऐसा था कि आप 25 में से कम 22 से ज्यादा सवाल ठीक कर सकते थे आज के टेस्ट में। ठीक है बच्चों, नहीं हो पा रहे मेरे भाई, आप 15-16 सवाल कर पा रहे हो, उतने भी नहीं कर पा रहे हो, तो खेल खत्म है आपका। आपको गणित का कोई ज्ञान नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। आप रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके जो रेलवे के 2026 में पेपर होंगे उनके लिए पढ़ाई करो मेरे भाई। केवल फॉर्म भर देने से कि भैया चलो पेपर देते रहने से नहीं होगा सिलेक्शन, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, और हम पढ़ाएंगे आपको। मात्र 5 महीने लगेंगे रेलवे की कंप्लीट प्रिपरेशन करने में। ठीक है, हमारे साथ क्लास भी इसकी शुरू हो चुकी है, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा आज का टेस्ट इसी के साथ समाप्त होता है। कैसा लगा मेरे प्यार भी, कौन सा सवाल सबसे बढ़िया था, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय।